छोटे से छोटे जगह पर भी चोट पहुंचती है ना, तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे होते हैं ना, तभी तुम एक्टिव होते हो, तभी तुम दिन रात एक करके पढ़ाई करते हो। विथ रिस्पेक्ट टू बेबी, दुआ पढ़ने वाले हैं कि उस बच्ची के नर्वस सिस्टम में किस तरह की चीजें चल रही होंगी। डीपोलराइजेशन हुआ और तुरंत सर्किट बनने लग गई और वो सर्किट आगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मैं हूं सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज मैं लेकर आई हूं एक नया बेहतरीन चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी से, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन होता क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेशन ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम इज वेरी एसेंशियल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन द बॉडी। ये एक ऐसा पार्ट है हमारे लाइफ का, हमारी बॉडी का। जब भी हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं तो हमारी बॉडी डिमांड करती है बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की डिमांड होती है हमारी बॉडी की तरफ से। और जब हम ये सारी चीजें उसे फुलफिल करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गन्स, जैसे कि हमारे मसल्स हैं, हमारा हार्ट है, हमारी किडनी है, ये अपनी वाइटल एक्टिविटीज के थ्रू उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपना पूरा एक मैकेनिज्म कोऑर्डिनेट करती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में न्यूरल और एंडोक्राइन नेटवर्क या सिस्टम जो है वो एक साथ वर्क कर रहा होता है बच्चों, टू एंड्योर दिस कोऑर्डिनेशन, और ताकि हमारी बॉडी परफेक्टली समझ लो एक प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके हर एक ऑर्गन सिस्टम की तरफ से। तो आप ऑलरेडी केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो, जो कि आपका आपका एंडोक्राइन सिस्टम है। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जो भी काम कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन यानी कि केमिकल के थ्रू जो हमारी बॉडी में इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं हार्मोनल सिक्रीशन के वजह से, वो थोड़े से स्लो होते हैं एज कंपेयर टू द न्यूरल वंस। तो न्यूरल सिस्टम जो है वो क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अभी अगर मुझे मान लो आप लोगों को कोई चैप्टर पढ़ाना है, मैं फटाफट से अपने वर्ड्स थ्रो कर रही हूँ आपके सामने, वहीं अगर ये सेम चीज हार्मोनल कंट्रोल के अंदर होती तो ये इतना क्विक रिस्पॉन्स शो नहीं करता। सो वेलकम यू ऑल टू द न्यू चैप्टर दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मोस्ट अंडररेटेड चैप्टर है। बच्चे इस चैप्टर से भागते हैं, दूर भागते हैं, क्योंकि उनको मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इम्पल्सेस कैसे कंडक्ट होंगे, क्या पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम का, सीएनएस, पीएनएस, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबको आज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के थ्रू हम कवर करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम 3D मॉडल्स भी देखेंगे, और इस चैप्टर को एकदम मतलब समझ लो कि उसका चटनी बना के खा जाना है, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ सबसे पहले विल लुक एट द इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब इंट्रोड्यूस मैं तुम्हें इस चैप्टर से ऐसे कराऊंगी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। हम ना एनसीईआरटी के हर एक लाइन को स्टडी करेंगे। आपकी एनसीईआरटी को समझ लो हमें डिकोड करना है। बहुत सारे बच्चे हैं एनसीईआरटी नहीं समझ में आती, पर एनसीईआरटी बहुत इजी है। बस समझ लो कि 5-6 लाइन को ना एक लाइन में उसने ठूसने की कोशिश की है और छोड़ दिया है आप लोगों के ऊपर कि समझ सको तो समझ लो, बट उन्हें पता नहीं है एनसीईआरटी वालों को कि हम टीचर्स हैं आपके साथ। सो द फंक्शंस ऑफ any organ या organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis. What is homeostasis? Basically regulation, a regulatory function in the body. हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना या फिर किसी भी तरह का फंक्शन रेगुलेट करना इस homeostasis. Basically balancing of the body is homeostasis. Coordination is a process जिसके थ्रू हम दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है फॉर द फंक्शन ऑफ वन अनदर। मतलब कि दो ऑर्गन्स आपस में एक साथ
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसका इफेक्ट एक साथ प्रोड्यूस होगा और वो बेनिफिशियल होगा। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइजेस, हमारे बॉडी में एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज, तो ये इंक्रीज करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, नेसेसिटेट्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब आप समझ रहे हो कि किस तरीके से मस्कुलर एक्टिविटी के वजह से, यहाँ पर एक ऑर्गन इन्वॉल्व है दैट इज मसल्स, उस एक्टिविटी के वजह से एनर्जी की सप्लाई का मतलब एनर्जी का डिमांड इंक्रीज हुआ है। एनर्जी का डिमांड इंक्रीज होने की वजह से देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए देयर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। देखो सोचो कि कैसे एक चीज स्टार्ट होते हुए हम कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व करने लग गए। हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो गया ब्लड वेसल्स में व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप। जैसे ही ये पर्टिकुलर एक्टिविटी, सिर्फ एक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, तो जो एक्टिविटीज है नर्व्स के, लंग्स के, हार्ट के, किडनी के, ये भी वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन, अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक एक्शन बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के रिएक्शन पर डिपेंड है बच्चों, ठीक है। दस द फंक्शन ऑफ मसल, लंग्स, हार्ट, हमारा ब्लड वेसल, किडनी और बाकी के ऑर्गन्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रहे हैं व्हाइल परफॉर्मिंग दिस फिजिकल एक्सरसाइज। और यहाँ पर तो बेटा सिर्फ एक ही तरह के एक्टिविटी की बात की गई थी, वो था एक सिंपल सा फिजिकल एक्सरसाइज। हम डे टू डे लाइफ में एक ही टाइम पर बहुत सारी बातें सुन रहे होते हैं, बहुत कुछ देख रहे होते हैं, बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, एंड ऑल्सो हमारी बॉडी भी परफॉर्म कर रही होती है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज या फंक्शंस। हर चीज एक साथ हम कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम हर एक ऑर्गन सिस्टम को कोऑर्डिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ आवर नर्वस सिस्टम इज अफेक्टिंग ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इन आवर बॉडी जो न्यूरल सिस्टम है ना और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों जॉइंटली, यहाँ पर वर्ड देखो बेटा, जॉइंटली कोऑर्डिनेट करता है और इंटीग्रेट करता है हर एक एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन्स को, so that the function is in a synchronized fashion। सिंक्रोनी मेंटेन करने के लिए हम लोग ऑलरेडी इस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों कि जब केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर चल रहा था, जब मैं तुम लोग को हार्मोनल एक्शन समझा रही थी, हार्मोन्स के मैकेनिज्म समझा रही थी कि कौन कौन सा हार्मोन बॉडी में किस तरह का रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, तो हमने एक चीज ध्यान दिया होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक चीज हमने हमेशा समझा है कि ये ना आपस में साथ में इंटीग्रेटेडली वर्क करते हैं, सिंक्रोनी मेंटेन करते हैं, सिंक होती है सारी चीजें आपस में एक साथ, है ना। तो वो सिंक्रोनी यहाँ पर न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों शो कर रहा होता है। चलो, नाउ द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। हर एक पॉइंट पर हमारे पास, मतलब हमारे बॉडी जो है, हर एक ऑर्गन, हर एक छोटा से छोटा सेल, छोटी सी छोटी टिश्यू, हर चीज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है आपस में फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं है कि अगर ना हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच कर लिया तो हमारा सिर्फ उतना ही पार्ट विड्रॉ करेगा, नहीं, हमारा ये पूरा पार्ट विड्रॉ कर रहा है, उसके साथ साथ हमें पेन फील भी हो रहा है। हमारे दिमाग में बहुत टाइम तक वो छोटा सा ट्रॉमा है कि भाई ये तो बड़ा गर्म था, मैं तो हाथ जल गए, और वो जो हाथ जला हुआ देख रहे हैं ना, उसके वजह से हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमें बहुत अलग अलग तरह के पेन और वो जलन वो फील हो रहा है। आई मीन टू से कि हर एक टिश्यू, हर एक सेल बॉडी में ना बेटा, जब भी एक छोटे से छोटे जगह पर भी चोट पहुंचती है ना, तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर मान लो तुम्हारा सिर दुख रहा है और तुम्हें लग रहा है कि काश ये सिर दर्द ठीक हो जाता, कहीं और कुछ हो जाता, तो कम से कम मैं टाइम से होमवर्क कर सकता था, मैं पढ़ाई कर सकता था, मेरा दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड वे में रहता। पर सिर ही दुख रहा है यार, तो कैसे मैं पढ़ाई करूं? सिर नहीं दुखा ना, चलते चलते तुम्हारे वो जो पिंकी टो फिंगर होती है,
उसमें बहुत तेज से चोट लग जाए ना, और बहुत ही तेज से बढ़िया से अगर चोट लग जाए तो भी तुम पढ़ नहीं पाओगे। जबकि पढ़ाई तुम यहाँ से कर रहे हो ना, तुम्हारा दिमाग इन्वॉल्व है पढ़ाई में, उससे क्या मतलब है। लेकिन बॉडी में अगर हल्की सी भी चोट आ जाती है, जहां का पेन तुमको फील हो रहा होता है, तुम्हारा ध्यान नहीं लग सकता किसी और चीज में। तुम्हारे हाथ में चोट लगेगी तो तुम्हें चलने में भी मुश्किल होगी, तुम्हें लगेगा अरे यार बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम हाथ से चल रहे हो, तुम चल रहे हो पैर से, लेकिन फिर भी बॉडी का पार्ट है, बॉडी का हिस्सा है, हर एक सेल हर एक टिश्यू आपस में कनेक्टेड है पॉइंट टू पॉइंट, और वो क्विक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी वजह से यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू आर नॉट फीलिंग ओके, चाहे बॉडी का कोई सा भी पार्ट हो, राइट। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी ये वाला चैप्टर। यही रीजन था कि मुझे ये चैप्टर तुम लोगों को पहले पढ़ाना था, कि उस चैप्टर में ना न्यूरल कंट्रोल के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं की गई है, पर इस चैप्टर में थोड़ा बहुत ज्यादा बातें की गई है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैसे एक नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है एक सिनैप्स के थ्रू, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पर, दैट इज न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम हर एक एनिमल में कंपोज्ड होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से बच्चों, और उन सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स, विच कैन डिटेक्ट, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, मतलब एक एक लाइन जो है ना तुम्हारे एनसीईआरटी में सोना चांदी हीरा मोती के बराबर है। डिटेक्ट करना कि अभी अभी जो चीज हुई ना वो क्या हुई, उस डिटेक्शन के बाद फिर उस पर्टिकुलर इम्पल्स या इंफॉर्मेशन को रिसीव करना एंड देन ट्रांसमिट करना टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई, कि भैया अभी अभी ना इसको किसी ने तो डांटा है और बहुत तगड़ी डांट पड़ी है, अब इसके अंदर किस तरह के रिएक्शंस निकलेंगे ये तुम सारे ऑर्गन्स वगैरह डिसाइड करो। हार्ट रेट बढ़ रही है या घट रही है, पल्सेस तेज हो रहे हैं या नॉर्मल है, स्वेटिंग हो रही है नहीं हो रही है, प्यूपिल डायलेट हो रहे हैं कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, क्या होना है बॉडी को, किस तरीके से किस वे में रिएक्ट करना है, दिस इज ऑल रिस्पॉन्सिबल टू द न्यूरल सिस्टम। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होती है लोअर इनवर्टिब्रेट्स में। एग्जाम्पल, हाइड्रा में ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है, जस्ट फ्यू न्यूरॉन्स और उसके नेटवर्क है, एंड दैट इज कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ हाइड्रा। ओके, the neural system is better organized in insects where a brain is represented along with the number of ganglia and neural tissues. The vertebrate have a more developed neural system. तो सबसे ज्यादा well developed, most well developed neural system कहाँ पे पाया जाता है? vertebrates में, यानी कि higher organisms में, higher animals में we can say। हमारा human neural system divided है बच्चों बेसिकली दो पार्ट्स में, दैट इज सीएनएस और पीएनएस। बचपन में पढ़ा है ना तुम लोगों ने, मतलब पिछले साल तुम लोग छोटे बच्चे थे, बट इस साल तुम लोग एकदम से बड़े हुए हो, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। सो लास्ट ईयर क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सीएनएस और पीएनएस दो अलग अलग डिविजन्स में कैटेगराइज्ड है हमारा नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम। तो हमारा जो सीएनएस है ना, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल का मतलब है बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच वो सिस्टम पाई जाएगी, ठीक है। इंक्लूड करता है ब्रेन, बॉडी के बीचों बीच क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बीचों बीच है हमारा ब्रेन, और बिल्कुल सीधाई में निकला है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो कि प्रोटेक्टेड है हमारे रीढ़ की हड्डी या फिर वर्टिब्रल कॉलम से। एंड स्पाइनल कॉर्ड ये है जहां से, ये साइट है जहां से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी और कंट्रोल होगी, ठीक है। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरी का मतलब होता है किनारे किनारे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब ऑलरेडी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट कर रहा है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन दोनों को छोड़कर बाकी पूरे बॉडी के चारों तरफ पाए जाने वाले न्यूरल सिस्टम को हम कहेंगे। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। है कोई कंफ्यूजन? गुड। चलो, द पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी जो एसोसिएटेड है हमारे सीएनएस से, यानी कि कहीं ना कहीं पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे ही सीएनएस से कनेक्टेड है, और तब वो सीएनएस के थ्रू ही हमारे सारे इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहा है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, द नर्व फाइबर्स ऑफ द पीएनएस आर ऑफ टू टाइप्स। अब पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जिस तरह के नर्व्स पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एफरेंट,
आओ आओ आफ्रेंट, ठीक है। और एक होता है इफ्रेंट, ई एग्जिट करो, एग्जिट करो, इफ्रेंट, ठीक है। तो आओ और एग्जिट करो, कहां से आओ, तुम्हारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जो आया वो आया, और फिर वो प्रोसेस हुआ हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। प्रोसेसिंग के बाद जब वो इंफॉर्मेशन के साथ वापस एक रिएक्शन बनकर वापस जाएगा तो वो इफरेंट नर्व्स के थ्रू वापस जाएगा। डन है, चलो। नाउ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में अब हम बात करेंगे। द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट करेगा इम्पल्सेस को टिश्यूज या ऑर्गन से सीएनएस के पास। हमारा टिश्यूज या ऑर्गन्स, कोई भी स्किन है, मान लो हमारा सेंस ऑर्गन है, कोई सा भी सेंस ऑर्गन हो या किसी भी तरह का ऑर्गन हो, वहां से इंफॉर्मेशन को ले जाकर सीएनएस पर पहुंचाना, और इफ्रेंट फाइबर फिर ट्रांसमिट करेगा रेगुलेटरी इंपल्स को सीएनएस से कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू या फिर ऑर्गन में, कि भैया अभी अभी ना एक बात हो गई। अब वो बात को प्रोसेस करने के लिए ना एफरेंट नर्व्स को सीएनएस तक उस बात को पहुंचाना पड़ेगा। सीएनएस फिर उसे प्रोसेस करेगी, बताएगी कि भैया अब आगे क्या करना है वो तुम लोग समझो। तो तुम लोग यानी कि कौन से मोटर ऑर्गन्स, ठीक है, इफरेंट नर्व्स के थ्रू वो जाएंगे हमारे टारगेटेड पेरिफेरल ऑर्गन्स या फिर ग्लैंड्स में। पीएनएस डिवाइडेड होते हैं दो डिवीजन में, एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, अभी ध्यान से सुन लो, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी एक एक चीज। ऑटोनॉमिक वर्ड से ना समझ लो कुछ ऑटोमेटिक सा हो रहा है, कोई भी चीज जो अपने आप होने लगे बच्चों, जिस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज इंक्लूडेड इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक क्या है अभी हम समझेंगे। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले करता है इंपल्सेस को सीएनएस से स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। तो बेसिकली जब भी याद करना हो कि पीएनएस के दो डिविजन्स हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, तो ऑटोनॉमिक को समझाने के लिए तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ऑटोनॉमिक वर्ड से मिलता जुलता वर्ड है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक यानी कोई चीज अपने आप हो गई, तुम्हारा कॉन्शियस विल उस पे एक्ट ही नहीं कर रहा है भैया, तुम चाहो या ना चाहो वो चीजें अपने आप तुम्हारे साथ हो रही है। तो ऐसा कोई भी चीज जब तुम्हारे साथ अपने आप होने लगे, जैसे तुम्हारी क्रश सामने से गुजरी और एकदम से तुम्हारा हार्ट बीट इंक्रीज हो गया, उसने ना एक झलक बस तुम्हारे तरफ देखा है और तुम हो गए फ्लैट, तुम्हारे पसीने छूटने लगे, भूख प्यास सब मर गई, मुंह सूखने लग गया, एकदम प्यासे प्यासे घूम रहे हो कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। ये सब तुम्हारे साथ अपने आप हुआ, तुम चाह नहीं रहते कि ऐसा तुम्हारे साथ कुछ हो गया, लाल टमाटर हो जाए गाल, एकदम ब्लश करके दोस्त लोग चिढ़ाएं ये वो, ऐसा तुम चाह नहीं रहते, पर तुम्हारे साथ अपने आप ये सब चीजें हो गई। इसके लिए है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल। और सोमैटिक, अभी मैंने बताया ना, सोमैटिक नर्व्स रिले करता है इंफॉर्मेशन को हमारे सीएनएस से हमारे स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल का क्या काम है बच्चों, वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करना। तो जब हम कोई काम कर रहे हैं अपने कॉन्शियस विल से, अब जैसे उसने तुम्हें देख लिया, अब तुम क्या करोगे, फटाफट जाओगे, फोन उठाओगे और तुम उसके नंबर पे डायल करोगे, कॉल या मैसेज तो जरूर करोगे, कोई रील भेज दोगे, कोई बढ़िया सी मीम भेज दोगे कि चलो भैया अभी तो उसने देखा है, बस क्या पता थोड़ा बहुत हंसा दूं तो इम्प्रेस भी हो जाए। तो अब जो तुम काम कर रहे हो ना, इसमें तुम्हारा पूरी तरीके से तुम्हारा माइंड इन्वॉल्व है। अब तुम अपने स्केलेटल मसल्स को यूज कर रहे हो, अपने बोन्स एंड मसल्स को यूज कर रहे हो कोई काम करने के लिए, यहाँ पर तुम्हारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये है दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। Okay, while the autonomic neural system transmit impulse from the CNS to the involuntary organs and smooth muscles of the body. Involuntary function जब हो रही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जब किसी भी तरह का वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म हो रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, तो वो सोमैटिक नर्व से ट्रांसमिट होगा, सोमैटिक नर्व्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। Now, autonomic neural system is further classified into sympathetic neural system and parasympathetic neural system. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि जब तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे होते हैं ना, तभी तुम एक्टिव होते हो, तभी तुम दिन रात एक करके पढ़ाई करते हो। पूरे साल तुम रेस्टिंग स्टेट में होते हो, मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए वाले मोड में होते हो।
बिल्कुल दुनिया की कोई फिक्र नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस पे चले आते हो, इस मोड में चले जाते हो तुम। तो ये जो दूसरा वाला केस बताया ना मैंने तुम्हें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट होना, यानी तुम बिल्कुल मौज मस्ती वाली दुनिया में हो। और जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं और उसके प्रेशर में आके तुम दुनिया जहान भूल कर, भूख प्यास सब छोड़ छाड़ के तुम बहुत ज्यादा विगरसली मेहनत करते हो अपने एग्जाम के लिए कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ, उस टाइम पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब कंडीशंस तुम्हें पता चल गए, पूरा मैकेनिज्म मैं अपने चैप्टर में आगे चलकर तुम्हें बताऊंगी। चलो, तो visceral nervous system is the part of the peripheral nervous system that comprises the whole complex of the nerves, fibers, ganglia and plexus by which impulses travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system। समझ आया? नहीं आया ना? फिर से पढ़ेंगे। देखो, विसरल नर्वस सिस्टम, विसरा वर्ड जो है ना, इट डिनोट्स टू द सॉफ्ट ऑर्गन्स और मसल्स इन आवर बॉडी, स्मूथ मसल्स या सॉफ्ट ऑर्गन्स, सॉफ्ट टिश्यूज। जैसे हमारे गट में, हमारे एलिमेंट्री कनाल में सॉफ्ट टिश्यूज, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स वगैरह, तो ये सब विसरा इंक्लूड करते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कंप्राइज करता है होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व, फाइबर्स भी होते हैं, गैंग्लिया भी होते हैं। गैंग्लिया आर दोज सेल्स दैट अपार्ट फ्रॉम द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन आवर नर्वस सिस्टम, उनको गैंग्लिया बोलते हैं, गैंग्लियंस। एंड प्लेक्सस बाय विच इम्पल्स ट्रैवल करेगा फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा और फ्रॉम विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कि कहीं ना कहीं अच्छा, हम बहुत बार ऐसा समझते हैं या कहते हैं कि यार मेरी ना गट फीलिंग कुछ कह रही है कि ये जो लड़का है ये सही नहीं है, या फिर समथिंग इज ऑफ, माई गट फीलिंग इज सेइंग दिस। कौन सी गट फीलिंग? मतलब हम गट को सेकंड ब्रेन बोलते हैं। हमारा गट यानी कि हमारा स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन्स को सेकंड गट बोला जाता है। सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटी नर्वस सिस्टम की होती है वो ब्रेन और गट के बीच में होती है। बहुत ज्यादा नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो गट और ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा अपनी गट फीलिंग की सुननी चाहिए, अपनी सबकॉन्शियस माइंड की सुननी चाहिए। कहीं ना कहीं तुम्हारा जो गट है, तुम्हारा स्टमक है, वहां से जो फीलिंग आ रही है ना, दिस इज अ साइन कि समथिंग इज ऑफ और समथिंग इज राइट। ठीक है, हमेशा जो डिसीजन लेना चाहिए अपने गट फीलिंग के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, बिकॉज उसे हमारा सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। जब आप बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से ये सोचने के काबिल नहीं रह जाते कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती, बहुत सारी बातों में हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट भी देख रहे होते हैं। उस टाइम पर हमारा गट फीलिंग जो बोलता है ना, उसी को फॉलो करना चाहिए। दैट टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि वही है आपका सेकेंड ब्रेन, और वहां पे जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जा रही है, स्टोर की जा रही है, उतनी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में और कहीं पर भी नहीं है। तो योर गट नोज यू वेरी वेल, राइट। तो इसीलिए विसरल नर्वस सिस्टम का यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है। अब चलो जल्दी से ना हम लोग एक ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का 3D डायग्राम देख लेते हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी तक तुम लोगों को पता चल गया है CNS, PNS क्या है, इवन विसरल नर्वस सिस्टम भी तुम लोगों को क्लियर है। सो लेट्स वॉच अ मेल नर्वस सिस्टम। अब जैसे कि इसको ना मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ, फुल साइज कर देती हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी, ये जो आप येलो वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये सब कुछ आपका नर्वस सिस्टम है, सब कुछ आपका नर्वस सिस्टम है। यहां पर ध्यान से अगर देखोगे, ये आपका ब्रेन है, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। डन। इन दोनों के अलावा आपको जहां जहां पर भी नर्व्स नजर आ रहे हैं, पूरी बॉडी में नर्व्स फैले हुए हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जहां पे
क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों निकलकर आ रहे होते हैं। ओके, यू कैन सी जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। The nervous system contains brain, brainstem and nerves. It can be divided into two structural system, central और peripheral. Brain और spinal cord हमारे central nervous system का part है, जबकि बाकी सारे nerves हमारे peripheral nervous system का part है। Nervous system responsible होता है generating and sending electrochemical signals throughout the body. ये signals हमारी body में डिटेक्शन और रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं टुवर्ड्स द स्टिमुलाई और अगेंस्ट द स्टिमुलाई फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जो भी नर्व सिग्नल्स कंट्रोल करता है मोस्ट बॉडीली फंक्शंस को, इंक्लूडिंग सेंसेशन, मूवमेंट, कोई भी मेटाबॉलिक या डाइजेस्टिव प्रोसेसेस है, ये सारी चीजें कंट्रोल हो रही है तुम्हारे नर्वस सिस्टम से। ऑलरेडी हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फटाफट से इसको फुल लेंथ इस बॉडी का देख लो। एवरीवेयर देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नर्वस टिश्यूज, नर्व फाइबर्स एंड एवरीथिंग। ओके, और कुछ है यहाँ पर दिखाने के लिए? नर्व इंपल्स हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन नाउ। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम कैसे वर्क करता है। सो एक न्यूरॉन है ना बेटा, तो ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन इज जस्ट अ सेल। हाँ, हमारे ह्यूमंस में ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, बड़ा सेल होता है। वी कैन सी इट वेरी क्लियरली, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, लेकिन हाँ ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इसको माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं। कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। कौन कौन से मेजर पार्ट्स है एक न्यूरॉन के? सबसे पहला है सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। फिगर 18.1 में इसका डायग्राम दिया हुआ है। तो ये पूरा क्या है? ये इसकी सेल बॉडी है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज द डेंड्राइट और ये वाला जो पार्ट है दिस इज द एक्सोनल एंड। सो द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स और कंटेन करते हैं कुछ ग्रैन्युलर बॉडीज को, जिसे कहा जाता है निसल ग्रैन्यूल्स। अब निसल ग्रैन्यूल्स न्यूरॉन्स में वो छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए निसल ग्रैन्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल। प्रोटीन सिंथेसिस, शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली और प्रोजेक्ट आउट करते हैं आउटसाइड द सेल बॉडी, वो कंटेन करते हैं निसल ग्रैन्यूल्स और वो कहलाएंगे डेंड्राइट्स। दीज आर द डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स है। निसल ग्रैन्यूल से भी प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकल रहा है और तुम ये शॉर्ट फाइबर्स के फॉर्म में जो देख पा रहे हो, दिस पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज नोन एज डेंड्राइट। दिस पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज नोन एज डेंड्राइट। ये फाइबर्स ट्रांसमिट करते हैं इंपल्सेस को सेल बॉडी के तरफ, यानी कि यहां पर जो आप देख रहे हो ना, ये जो शॉर्ट फाइबर्स है ये रिसीव करेंगे सिग्नल और टुवर्ड्स सेल बॉडी ये इंफॉर्मेशन या फिर सिग्नल को ट्रांसमिट करवाएंगे। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर। डेंड्राइट और एक्सॉन के बीच पहला डिफरेंस तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि एक डेंड्राइट शॉर्ट फाइबर का प्रोजेक्शन होता है फ्रॉम द निसल ग्रैन्यूल्स, लेकिन एक एक्सॉन लॉन्ग फाइबर होगा, डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच। उसका जो दूर वाला हिस्सा है, डिस्टल एंड जो है वो ब्रांच्ड है, उसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है। हर ब्रांच टर्मिनेट होता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में और उसी को बच्चों हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। उसी को हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर तुम्हें इतना समझना है कि एक सिनेप्स सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कंटेन करता है। अब ये तीनों जो टर्म्स मैंने तुम्हें बताया ना, ये आगे चल के तुम्हें काफी काम आएंगे। और अभी पहले तो तुम सिनेप्टिक नॉब समझो, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी मैं तुम्हें बताऊंगी आगे चलकर, जिससे तुम्हें सिनेप्स और उसके थ्रू जो ट्रांसमिशन है नर्व इंपल्स का या एक्शन पोटेंशियल का, वो तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। विच पोजेस सिनेप्टिक वेसिकल। अब जैसे कि मैं तुम्हें बता रही हूं,
ये एक्सॉन है, ये वाला पार्ट, ये मान लो साइटोन था, यानी कि सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। अब यहां से छोटे छोटे फाइबर्स, डिस्टल एंड से छोटे छोटे फाइबर्स निकल रहे हैं। वैसे तो ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ। और उसका जो बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट होगा वो इस तरीके से बल्ब लाइक होगा, बल्ज्ड फॉर्म में होगा, और इसीलिए हम इसको कहते हैं सिनॉप्टिक नॉब। ये क्या कहलाएगा? सिनैप्टिक नॉब। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है कि ये सिनैप्टिक नॉब पोजेस करेंगे सिनैप्टिक वेसिकल, जो कुछ केमिकल्स कंटेन करते हैं जिसे न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। सबसे पहले तो इसको देख लो फटाफट से। छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं बच्चों इसके अंदर, सिनैप्टिक नॉब के अंदर, और इसी सिनॉप्टिक नॉब के अंदर जो वेसिकल पाए जाते हैं, ढेर सारे वेसिकल, ये वेसिकल कंटेन करते हैं कुछ केमिकल्स, कुछ केमिकल्स कंटेन करते हैं। ठीक है, तो जब जैसे ही सिनैप्टिक वेसिकल बर्स्ट हुई, उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल्स जो आपके सिनैप्टिक वेसिकल में पाए जाते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन। कैसे ये करेंगे हम आगे पढ़ेंगे। चलो, न्यूरोट्रांसमीटर क्लियर हो गया। फिर देखो द एक्सॉन, एक सेकेंड, हाँ, द एक्सॉन transmits nerve impulses। एक्सॉन क्या करता है? नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करेगा अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि ये सिग्नल इस तरीके से आते हुए एक्सॉन से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के टुवर्ड्स जा रही है। तो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट और पहले न्यूरॉन के एक्सोनल एंड के बीच में एक स्पेस होता है, उसी को सिनैप्स बोलते हैं बच्चों। तो सेल बॉडी टू अ सिनैप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेस्ड। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? मान लो ये मसल फाइबर्स है और ये लास्ट पार्ट है किसी भी न्यूरॉन का, लास्ट पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप पाई जाएगी ना, इन दोनों के बीच में जो गैप पाई जाएगी, इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। न्यूरॉन और मसल के बीच का जो वो जगह है जहां पर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, दैट जंक्शन इज नोन, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट, के कितने एक्सॉन और कितने डेंड्राइट हैं, इसके बेस पर न्यूरॉन्स भी डिवाइड होते हैं तीन अलग अलग टाइप में। एक होता है मल्टीपोलर, जिसमें एक एक्सॉन और दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट होते हैं, जो आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखा जाएगा, मल्टीपोलर। फिर होता है बाइपोलर, जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है, फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। हमारे आई का जो रेटिना है वो एक ही डेंड्राइट और एक ही न्यूरॉन वाला नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन का पार्ट कंटेन करेगा। यूनिपोलर न्यूरॉन किसमें पाए जाते हैं? हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। जिस ऐसा सेल बॉडी जिसमें एक एक्सॉन है सिर्फ और सिर्फ, डेंड्राइट है ही नहीं, क्योंकि उसको अभी इंफॉर्मेशन रिसीव करने की, सिग्नल रिसीव करने की कुछ खास नीड नहीं है, अभी वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। There are two types of axons, namely myelinated and non-myelinated। अब यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो है वो चारों तरफ से श्वान सेल से एनवेलप्ड होते हैं और वो बनाते हैं माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। किस तरीके से? देखो यहाँ पर ये एक्सॉन है, इसके चारों तरफ में ऐसे करके माइलिन की शीट पाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर गैप भी होते हैं बच्चों। रुको, कहीं कहीं पर गैप भी पाया जाता है। ऐसा माइलिन की शीट है ना, और इस माइलिन की शीट से रैप्ड है कुछ श्वान सेल्स। इस तरह के एक्सॉन को हम माइलिनेटेड, या फिर इस तरह के नर्व को हम माइलिनेटेड बोलेंगे। अब
अब देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एनवेलप्ड है Schwann सेल से, जो एक माइलिन शीट बनाते हैं अराउंड द एक्सॉन। जो गैप है बिटवीन द टू एजेस इन माइलिन शीट, उसे नोड्स ऑफ रैनवियर बोला जाता है। ये क्या है? नोड्स ऑफ रैनवियर है, ठीक है, नॉट रणवीर बच्चों, इट्स नोड्स ऑफ इट्स नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। यहां पर दिख रहा है आप लोगों को, ये Schwann सेल्स है, ये Schwann सेल्स है। इन दोनों के बीच में जो ये गैप नजर आ रही है आपको, ये क्या है? नोड ऑफ रैनवियर है, नोड ऑफ रैनवियर है। आगे बढ़ो, चलो। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, माइलिनेटेड। और जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो इनक्लोज तो होते हैं Schwann सेल से, लेकिन वो किसी भी तरह की शीथ या फिर प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन नहीं कर पाते वो Schwann सेल्स। और ये जब एक्सॉन के अराउंड पाए जाएंगे तो दे आर कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ऑलरेडी मैंने तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, और नॉन माइलिनेटेड कहाँ पाए जाएंगे, माइलिनेटेड कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। माइलिनेटेड स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाए जाएंगे, जबकि नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर है? दिस इज द सिनेप्टिक नर्व। एक्सॉन का ये टर्मिनल पार्ट है जो कि ब्रांच्ड होता है। नोड ऑफ रैनवियर ऑलरेडी क्लियर हो गया। माइलिन शीथ है, ये एक्सॉन वाला पूरा बॉडी है। दिस इज द Schwann सेल। न्यूक्लियस है, ये पूरी सेल बॉडी है। निसल ग्रैन्यूल्स है जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं आउटवर्ड्स एंड फॉर्मिंग अ ब्रांचिंग नोन एज डेंड्राइट। दिस इज द डेंड्राइट। सो एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग मेन मुद्दे में आएंगे, दैट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि कैसे एक नर्व इम्पल्स या कोई भी सिग्नल, कोई भी इम्पल्स, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और उसका कंडक्शन किस तरीके से होता है। चलो, तो न्यूरॉन्स बेसिकली क्या है? दे आर एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स में एक्साइटमेंट होती है, आपको किसी भी तरह का सिग्नल मिलता है, आपके अंदर एक्साइटमेंट जनरेट होती है, आप उस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हो। इसका मतलब यही है कि आपके न्यूरॉन्स एक्साइट हुए हैं, बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। नाउ व्हाट इज पोलराइज्ड स्टेट? जब मेम्ब्रेन के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हाई होगा, तो वो दोनों पोलराइज्ड हो जाएंगे, तभी हम कहते हैं कि they are always polarized, ठीक है। Do you know why the membrane of a neuron is polarized? Different types of ion channels are present on the neural membrane। अब एक न्यूरल मेम्ब्रेन मैं तुम लोगों को बना के बताती हूँ। जैसे मान लेते हैं ये न्यूरल मेम्ब्रेन है, अच्छा नहीं बनाना, रुको, ये न्यूरल मेम्ब्रेन है, ये एक्सॉन वाला पार्ट है, दिस इज द साइटोन या फिर सेल बॉडी वाला पार्ट। अब बेटा जो यहाँ पे बाहर में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस न्यूरॉन के बाहर ये न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं एक्सोलेमा। न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के बाहर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्सोलेमा के अंदर यानी कि न्यूरॉन के अंदर होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। पहले यहाँ पर समझो ध्यान से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स, तो भैया हम अलग अलग तरह के आयन चैनल्स भी एक बार बना देते हैं, ठीक है। सेलेक्टिवली परमेएबल होते हैं अलग अलग तरह के आयंस के लिए, ये अलग अलग आयन चैनल्स अलग अलग तरह के आयंस के लिए सेलेक्टिवली परमेएबल होते हैं। मतलब जिस चीज का वो आयन चैनल है वो उसी आयंस की एंट्री और एग्जिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो एंट्री और एग्जिट कराएगा, बाकियों का नहीं कराएगा। तो जब न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, यानी कि जब वो रेस्टिंग स्टेट में है, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेएबल टू पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयंस के लिए एक्सोनल मेम्ब्रेन या एक्सोलेमा ज्यादा परमेएबल है। ध्यान से सुनो, अब इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। अब जैसे रिसेंटली दीपिका पादुकोण ने शी गिव बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड,
और वो मीडिया में कवर होने लग गई। शी केम आउटसाइड एंड वो बेबी दुआ को, अपनी बेबी को लेकर थी। एंड जब भी ऐसा कोई सेलिब्रिटी मूवमेंट होता है तो पैप्स पागल से हो जाते हैं, है ना। ऑल दोस फोटोग्राफर्स एंड मीडिया वाले सब एकदम, अरे माय गॉड बच्चा निकला है बाहर किसी बड़े सेलिब्रिटी का, जल्दी कैप्चर करो। तो दे आर वेरी एक्साइटेड। पर क्या बेबी दुआ को कोई फर्क पड़ रहा है? शी इज इन रेस्टिंग स्टेट, है ना। तो उसके नर्वस सिस्टम में कोई खलबली नहीं मच रही है, किसी भी तरह का झोलझाल नहीं चल रहा है। शी इज वेरी काम एंड कंपोज्ड, शी इज अ बेबी, जस्ट अ बेबी, राइट। तो जब मान लेते हैं कि यहाँ पर अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, दिस इज द अकॉर्डिंग टू द रेस्टिंग स्टेट, यानी कि हम विथ रिस्पेक्ट टू बेबी दुआ पढ़ने वाले हैं कि उस बच्ची के नर्वस सिस्टम में किस तरह की चीजें चल रही होंगी। तो यहाँ पे देखो, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। अब उसका जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, एक्सोलेमा है, वो पोटेशियम आयंस की परमिएबिलिटी अलाउ कर रहा है। और नियरली इम्परमिएबल यानी कि सोडियम आयंस को वो बिल्कुल भी परमिट नहीं करेगा, सोडियम आयंस को वो बिल्कुल भी परमिट नहीं करेगा। सिमिलरली membrane is impermeable to negatively charged protein present in the exoplasm। जो ये membrane है, ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए जो ऑलरेडी एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट है, एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। डन। आगे देखो, कॉन्सिक्वेंटली आगे चलकर होता क्या है, जो एक्सोप्लाज्म है इनसाइड द एक्सॉन वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम का कंटेन करने लगता है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और लो कॉन्सेंट्रेशन सोडियम का कंटेन करने लगता है, क्योंकि सोडियम के लिए एक्सोप्लाज्म वाज इम्परमिएबल। तो इवेंचुअली हुआ क्या बच्चों, रेस्टिंग स्टेट में जब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसके पीछे हजारों लोग दौड़ रहे हैं, उसकी फोटोज क्लिक कराना चाह रहे हैं, शी डजंट गिव अ डैम अबाउट इट, ठीक है। तो एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन अंदर के तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है के प्लस आयंस का और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का, और लो कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम आयन का, क्योंकि सोडियम को बाहर से अंदर आने ही नहीं दिया गया, इट वाज नियरली इम्परमिएबल। ठीक है, ये हो गया रेस्टिंग स्टेट का कंडीशन। इन कॉन्ट्रास्ट जो फ्लूइड है आउटसाइड द एक्सॉन, ये फ्लूइड कहलाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो इस टाइम पर ये लो कॉन्सेंट्रेशन सोडियम के कंटेन कर रहा है, बहुत कम, और लो कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम के कंटेन कर रहा है और हाई कॉन्सेंट्रेशन सोडियम का कंटेन कर रहा है, क्योंकि सोडियम तो बाहर ही रह गया था ना, वो तो इम्परमिएबल था इनसाइड। तो एक्सोलेमा ने या फिर एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अलाउ ही नहीं किया उसको अंदर आने के लिए, तो बाहर ढेर सारा सोडियम आयन है भाई साहब, बाहर ढेर सारा सोडियम आयन है। अब क्या करें? Now they form a concentration gradient. What do you mean by concentration gradient? कि मान लो अगर एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के उस पार किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मेम्ब्रेन के इस पार कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज की बहुत कम है, तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है और इसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन होते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, जो ट्रांसपोर्ट करता है 3 सोडियम को बाहर की तरफ और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर की तरफ। 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, है ना। 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। तो ये चीज होनी नहीं थी, बट ये एक्टिवली हो रहा है, यानी कि एनर्जी कंजम्पशन होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या बेसिक डिफरेंस है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का कंजम्पशन होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता है। बच्चों ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप, यही है सोडियम पोटेशियम पंप जिसमें हम 3 सोडियम के आयंस को बाहर की तरफ और 2 पोटेशियम के आयंस को अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से आउटर
सरफेस जो है एक्सोनल मेम्ब्रेन का वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, जबकि जो इनर सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब देखो तुम लोग खुद बताओ कि क्या यहाँ पर तुमको कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? मे भी तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो 3 सोडियम के आयंस बाहर की तरफ जा रहे हैं और 2 पोटेशियम के आयंस अंदर की तरफ जा रहे हैं, जिसके वजह से सोडियम आयन ज्यादा है बाहर की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो बाहर ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो बाहर ज्यादा होगा। सिमिलरली द मेम्ब्रेन, ओके ये हम आगे बढ़ गए। हाँ, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर की तरफ ज्यादा है। अंदर ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स थे ना, अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स थे कि नहीं? तो कंपैरेटिवली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है बच्चों। जब सही और गलत जब 2 लोग सही होते हैं और हमें दोनों में से किसी एक की तरफ फैसला लेना पड़ता है, तो हम ये देखते हैं कि ज्यादा सही कौन है और कम सही कौन है। कम सही इवेंचुअली गलत की तरफ चल सॉरी कम सही इवेंचुअली गलत की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो गई, जिसमें बाहर जो है ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस है और अंदर जो है कम पॉजिटिव आयंस है, जिसके वजह से उसको हम नेगेटिव करेंगे in terms of concentration gradient, and while its inner surface becomes negatively charged and therefore वो polarized हो जाता है, अब इस कंडीशन को मैं ना एक बढ़िया सा वो डायग्राम बना देती हूँ। बाहर की तरफ ढेर सारा सोडियम है, ठीक है, 3 बाहर है और 2 पोटेशियम जो है वो अंदर है, प्लस उसमें कई सारे नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो अगर आप एक पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको ये लगेगा कि बाहर जो है वेरी मच पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट और अंदर जो है नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट, जिसके वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव होने के वजह से वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो पूरा सिस्टम पोलराइज हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुई ना, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुई अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, इसी को हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि जब बेबी दुआ इज नॉट इवन रिएक्टिंग, नॉट इवन इन द मूड टू से एनीथिंग और डू एनीथिंग इन रिस्पॉन्स टू व्हाट अदर पैप्स एंड ऑल दोज मीडिया आर डूइंग विथ हर, तो ये जब वो एकदम रेस्ट और काम एंड कंपोज्ड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल मतलब वो रेस्टिंग स्टेट में है, उस टाइम पर ये सारी चीजें चल रही है, उस टाइम पर उसके एक्सॉन्स में ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। नाउ यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब क्या होगा, जैसे ही पैप्स ने देख लिया ना किसी भी सेलिब्रिटी के बच्चे को, तो वो तो भाई पागल हो जाते हैं। तो उनके दिमाग में क्या रिएक्शन आया जिसके वजह से ये नर्व इम्पल्स कंडक्ट होने लगी, एंड इट्स कंडक्शन अलोंग एन एक्सॉन व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट। अब हम बात करेंगे पैप्स के बारे में, थोड़ा सा बात करते हैं ना बच्चों, थोड़ा सा मीडिया वालों के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे उनके अंदर इतनी ज्यादा खलबली मचने लग जाती है किसी को भी देखकर, किसी भी सेलिब्रिटी और सेलिब्रिटी किड को देखकर। तो उनके अंदर क्या चीजें चल रही है, जैसे that stimulus is applied at the side, as soon as उनकी नजर पड़ी किसी भी ऐसी चीज पर, किसी भी ऐसे इंसान पर जिसको उनको कैप्चर करना है, on the polarized membrane, the membrane at the site A becomes freely permeable to sodium ions। अब देखो हम यहाँ पर ना मेम्ब्रेन को भी देखेंगे, स्टिमुलस अप्लाई हुआ साइड पर, तो पॉइंट ए की बात अगर हम करेंगे, दिस इज द पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पर जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई हुआ वैसे ही ये साइड ए फ्रीली परमिएबल हो जाएगी सोडियम आयंस के लिए।
सोडियम आयंस के लिए फ्रीली परमिएबल हो जाएगी। नाउ जितने भी बाहर के तरफ सोडियम आयंस थे ना, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, है ना, याद आ रहा है, तो वो सोडियम आयंस फटाफट से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे, फटाफट से अंदर की तरफ मूव करेंगे। दिस विल लीड टू रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। इनफ्लक्स यानी कि अंदर की तरफ मूवमेंट होना, बहुत ही बल्क में इनफ्लक्स, ठीक है, सोडियम आयंस का, followed by the reversal of the polarity at that side। अब इस साइड पर पोलैरिटी रिवर्स हो गई, अंदर हो गए बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस और बाहर की तरफ आ गए बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस, यानी कि पोलैरिटी जस्ट रिवर्स्ड। जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स हुई ना, आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, इनर साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। Polarity of the membrane at site A is thus reversed and hence depolarized। and hence depolarized। पहले तो polarization था ना बेटा, पहले polarization था। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोलैरिटी क्या थी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस थे, और अंदर की तरफ यानी कि एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्जेस थे। जैसे ही एक इंपल्स जनरेट होता है, एक इंपल्स साइट ए पे आया, इस साइट ए पे, इस एक्सॉन के साइट ए के मेम्ब्रेन पे आया, मेम्ब्रेन के साइट ए पे आया, पहला जो साइट है, वैसे ही वो परमिएबल, वो मेम्ब्रेन, एक्सॉन का मेम्ब्रेन परमिएबल हो गया सोडियम आयंस के लिए। अब परमिएबिलिटी बढ़ेगी ना बेटा, तो क्या होगा, सोडियम आयन तो मौका ढूंढ रहा है कि जल्दी से हम उस गेटेड चैनल से, उस आयन के चैनल से अंदर घुसे। किसके अंदर, एक्सॉन के अंदर। जैसे वो अंदर घुसना शुरू करेगा, रैपिड इन्फ्लक्स होगा सोडियम आयंस का, और अंदर की तरफ यानी एक्सॉन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे, बाहर जो है वो नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो इससे वो डीपोलराइजेशन होने लग जाएगी। पहले पोलराइज था, अब डीपोलराइज हो गया, पहले पोलराइज था, अब डीपोलराइज हो गया। सो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइट ए में, इसी को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं या फिर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल या फिर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, यानी कि कुछ तो स्टिमुलस जनरेट हुआ है जिसके वजह से अब आएगा रिएक्शन, जिसके वजह से अब आएगा रिएक्शन, which in fact termed as nerve impulse। एक्शन पोटेंशियल ही नर्व इंपल्स है बच्चों, ठीक है, गंगाधर ही शक्तिमान है। सो एट साइट इमीडिएटली अहेड, जैसे उसके आगे हम बढ़ेंगे, उस साइड के हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यानी साइट ए से हम साइट बी पे पहुंचे, साइट ए से साइट बी में पहुंचे, एक्सॉन साइट बी में, एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है उसमें पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड द सरफेस है और नेगेटिव चार्ज है ऑन इट्स इनर सरफेस। एज अ रिजल्ट करंट विल फ्लो करेगा, कहां से, इनर सरफेस फ्रॉम द साइट ए टू साइट बी। क्यों, क्योंकि साइट ए में पॉजिटिव चार्ज है, साइट बी में, साइट बी के इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऑन द आउटर सरफेस, on the outer surface current will flow from side B to side A। अंदर के आउटर सरफेस में B से A में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि B में बाहर के तरफ पॉजिटिव चार्जेस है और B बाहर में यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में A की तरफ नेगेटिव चार्जेस। अरे देखो ना यार, यहां पर अंदर पॉजिटिव भर गया, यहां पर नेगेटिव है, तो अंदर की तरफ इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। बाहर में पॉजिटिव है, बाहर में यहां नेगेटिव है, तो बाहर की तरफ बी से ए में ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है, टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो। अब एक सर्किट कंप्लीट हो गई करंट के फ्लो की, पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। Hence the polarity at the site is reversed and an action potential is generated at site B। अब इससे क्या हो गया, जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुई, जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुई, यहां से पॉजिटिव यहां पर आ गया, यहां का नेगेटिव यहां पर आ गया, यहां का पॉजिटिव यहां पर आ गया, यहां का नेगेटिव यहां पर आ गया, और इसी तरीके से समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है और यहां पर नर्व इंपल्स कंडक्ट होती है। चलो, तो यहां पर देख लिया तुम लोगों ने, ऐसे करके बना। सो द इम्पल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा साइट ए में, अराइव करेगा साइट बी में, पहुंचेगा साइट बी, फिर वो सीक्वेंस फिर से रिपीट होगी अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन और कॉन्सिक्वेंटली इम्पल्स कंडक्ट होता चला जाएगा। अब ये समय का पहिया का चक्र जो है चलता चला जाएगा। मान लेते हैं ये वाला पार्ट जो है ये गेटेड चैनल है, ये वाला पार्ट हो गया सी।
ये वाला पार्ट हो गया सी। अब जैसे ये करंट फ्लो करने लगेगी ना, अब फिर से यहाँ पर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ का नेगेटिव जो है यहाँ पर पहुंच जाएगा और यहाँ का पॉजिटिव जो है यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो जैसे ये पॉजिटिव पहुंचा वैसे ही कंडक्शन फिर से ये सर्किट कंप्लीट होने लगेगा। और ये चीज जो यहाँ पर हुई सेम सीक्वेंस बी और सी के बीच में होगा, फिर सेम सीक्वेंस सी और डी के बीच में होगा, और ऐसे करते करते साइट ए से लेकर पूरा जो एक्सॉन में जितने भी साइट्स हैं वो सारे कवर होते चले जाएंगे और थ्रू आउट द एक्सॉन ये नर्व इंपल्स कंडक्ट होता चला जाएगा। सो द राइज इन स्टिमुलस, जैसे ही स्टिमुलस बढ़ा वो इंड्यूस करता है परमेबिलिटी सोडियम आयन की। ये एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब मिली सेकेंड भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, ये इतनी फास्ट ये सारी चीजें हो रही होती है कि सोडियम आयन की परमेबिलिटी बढ़ी, सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स हुआ, अंदर की तरफ सोडियम गया, पॉजिटिव चार्जेस जो है अंदर की तरफ बढ़े, नेगेटिव चार्जेस बाहर की तरफ बढ़े, डीपोलराइजेशन हुआ और तुरंत सर्किट बनने लग गई और वो सर्किट आगे फॉलो करने लगे। इट इज क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमेबिलिटी टू पोटेशियम आयंस एज वेल। So within a fraction of second, potassium ions diffuse होते हैं बाहर की तरफ of the membrane और restore करते हैं resting potential of the membrane at the site of excitation and the fiber becomes once more responsive to further stimulation। तो जिस तरह से सोडियम के आयन अंदर की तरफ जाते हैं उसी टाइम पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से भी कम टाइम लगता है पोटेशियम आयन को बाहर की तरफ जाने में और उस पोटेंशियल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मेंटेन करने के लिए। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जैसे रेस्टिंग पोटेंशियल जो है मेम्ब्रेन का जैसे ही वो रिस्टोर करता है एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, जहां पर एक्साइटेशन हुई थी फाइबर फिर से रिस्पॉन्सिव हो जाता है अगले स्टिमुलेशन के लिए और इसी वजह से एक स्टिमुलेशन लीड करता है दूसरे स्टिमुलेशन को एंड दस द नर्व impulses are conducted, action potential are generated। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होगा इंपल्सेस का? एक नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है एक न्यूरॉन से अनदर में थ्रू द जंक्शन जिसको हम सिनेप्स कहते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन हुआ नर्व इंपल्सेस का थ्रू द जंक्शन। वो जंक्शन क्या है? दो नर्व इंपल्सेस, दो नर्व के बीच के उस साइट को हम जंक्शन कहते हैं जिसको हम सिनेप्स बोलेंगे। सिनेप्स इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। बच्चों प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक क्या है फटाफट से देखो। ये पहला न्यूरॉन है, ये पहला न्यूरॉन है जिसका सिनेप्टिक नॉब है ये, दिस इज द सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, और यहां पर दूसरा न्यूरॉन है जिसके ये डेंड्राइट्स हैं, जिसके ये डेंड्राइट्स हैं, है ना। फिर ये सेल बॉडी बनेगा और वापस से ये एक्सॉन बना लेगा। दिस इज द न्यूरॉन। यहां से इंपल्स ट्रैवल करेगी इस वाले न्यूरॉन पे ना बच्चों थ्रू द डेंड्राइट, सिनेप्स है बीच में। ये मेम्ब्रेन कहलाता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। There are two types of synapses, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में मेम्ब्रेन जो है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत क्लोजली वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो गैप यानी कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट नजर नहीं आता। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस दी सिनेप्सेस। लेकिन जब ट्रांसमिशन होता है इंपल्स का अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में वो बहुत सिमिलर होता है टू द इंपल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन, अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा ना कि कैसे कंडक्शन हुआ इंपल्सेस का एक एक्सॉन में, बिल्कुल उसी तरीके से दो न्यूरॉन के बीच कंडक्शन हो जाता है और पता भी नहीं चलता। ये मैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स की बात कर रही हूँ बेटा। ठीक है, impulse transmission along an electrical synapse is always faster than that across chemical synapse। electrical synapses are rare in our system। ये हम लोगों को हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मतलब इस तरह का सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स वाला सिस्टम जो है वो
हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है, अदरवाइज इट इज वेरी रेयर, इट इज वेरी रेयर। ठीक है, तो उसमें इम्पल्सेस कैसे जनरेट हुए, बहुत फास्ट, रैपिडली, क्योंकि सिनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत कम था, मतलब था ही नहीं ऑलमोस्ट। ठीक है, ये वाला जो मेम्ब्रेन होगा ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा, या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी हम इसको बोल सकते हैं। नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन। अच्छा, ये रिपीट हो गया है क्या? देखती हूँ, रुको। यस, दिस इज अ रिपीटेड स्लाइड। चलो, तो यहाँ पर देख रहे हो ये एक एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, दिस इज सिनेप्टिक वेसिकल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और ये हो गया रिसेप्टर, ये हो गया रिसेप्टर। अब प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में जो स्पेस है ना बच्चों, दिस इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के ही थ्रू ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहां से बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये सिनेप्स है, ये सिनेप्स हो गया। आई जस्ट होप कि तुम लोगों को सिनेप्स समझ में आ गया। नाउ आरएनआर सिस्टम सेकंड, ओके तो यहाँ इसके पहले वाला पार्ट मैं तुम लोगों को बताती हूँ। इसके बारे में लिखा है, केमिकल सिनेप्स के बारे में लिखा है। अब केमिकल सिनेप्स में क्या होता है ना, केमिकल सिनेप्स में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का, वो स्पेस फिल्ड होती है एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस से, जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। स्पेस बिटवीन प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक membrane is filled with fluid, और उसी को हम क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। इसी को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये सेपरेट करता है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को। ठीक है, नाउ केमिकल जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है, वो इन्वॉल्व होते हैं इंपल्सेस के ट्रांसमिशन के लिए, इंपल्सेस के ट्रांसमिशन के लिए एट दीज सिनेप्सेस। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? दीज आर द केमिकल्स जो रिलीज हो रहे हैं, कहां से? सिनेप्टिक नॉब में से। सिनेप्टिक नॉब में से किस चीज में इन्वॉल्व है? इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस, इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ nerve, in the transmission of nerve impulses. Done. Axon terminal vesicle contain करता है जिसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं। ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। तो जब एक इम्पल्स अराइव करता है एक्सॉन टर्मिनल पर, एक इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल पर अराइव करेगा, ठीक है, यहां पर एक एक्सॉन टर्मिनल पर इम्पल्स, या फिर हम उसको एक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, वो अराइव करेगा। ये स्टिमुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो इससे ना सिनेप्टिक वेसिकल्स मूव करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, जहां पर वो फ्यूज होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, जहां पर ये फ्यूज होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सिनेप्टिक वेसिकल मूव करके
फ्यूज कर जाएंगे और रिलीज करेंगे अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट ये वाला मेम्ब्रेन और ये वाली मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है ना, दिस इज द प्री और दिस इज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री में वेसिकल्स थे जो मूव हुए मेम्ब्रेन के पास और यहां पर फ्यूज होके अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कर देंगे बच्चों, यहां पर अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कर देंगे। सो दिस स्पेस इज नोन एज सिनेप्टिक cleft. This space is known as synaptic cleft. The released neurotransmitter वो bind करेगा with to the specific receptor जो present है post synaptic membrane में। ये binding open करती है ion channels को, जिससे ions की entry allow हो जाती है, which can generate new potential in the post synaptic neuron। अब इस post synaptic neuron में जैसे ही आयन का चैनल बना और उस आयन के चैनल से बाइंडिंग ओपन करेगी आयन के चैनल को और एंट्री होगी आयंस की जैसे एंट्री होगी, अब यहां पर अगेन एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और फिर वही वाला रिपीट होगा जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया। The new potential developed may be either excitatory और inhibitory। जो नया पोटेंशियल जो डेवलप हुआ, जो नया इंपल्स जो डेवलप हुआ है दूसरे मेम्ब्रेन में, वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो दिस इज हाउ हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट और कंडक्ट होता है। फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। हमारा जो ब्रेन है वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। जैसे तुम्हारा जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है वैसे हमारी बॉडी में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कंट्रोल करेगा वॉलेंटरी, जो कमांड और कंट्रोल करेगा हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को। कंट्रोल्स वॉलेंटरी मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारे वाइटल इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स के जितने भी फंक्शंस होते हैं, हमारा लंग कैसे फंक्शन करेगा, हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करेगा, किडनीज और बहुत सारे और भी छोटे मोटे जो ऑर्गन्स है, हर चीज का जो फंक्शनिंग है, इट इज एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। थर्मो रेगुलेशन, हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना, चाहे वो हंगर है, थर्स्ट है, सर्काडियन रिदम है, 24 आवर स्लीप वेक साइकिल, हम किस टाइम पर उठेंगे, किस टाइम पर सोएंगे, हमें कब भूख लगेगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कब ड्रॉप करेगा, कब एलिवेट करेगा, एवरीथिंग दिस इज नोन एज सर्काडियन रिदम ऑफ द बॉडी। एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड और ह्यूमन बिहेवियर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम बच्चों। इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। मतलब कि कह सकते हैं ना कि कुछ बचा ही नहीं, मतलब अगर इसमें से कोई एक चीज भी हैम्पर हो गई, इम्पेयर हो गई, तो क्या तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी पाओगे? ना, नहीं हो पाएगा। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। स्कल के अंदर ब्रेन जो है वो क्रेनियल मेनाइंजेस से कवर्ड है, कंसिस्टिंग ऑफ आउटर लेयर जिसको हम ड्यूरा मैटर बोलते हैं, बहुत ही थिन मिडिल लेयर होती है, उसको हम एरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं, और इनर लेयर को जो कि क्लोज कांटेक्ट है ब्रेन के टिश्यूज के साथ उसको हम पाया मैटर बोलते हैं। ब्रेन फिर से 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट देखेंगे फोर ब्रेन का, कंसिस्ट करता है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में, थैलेमस के बारे में तो नहीं पर हाँ हाइपोथैलेमस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन पढ़ा था। सेरेब्रम एक मेजर पार्ट फॉर्म करता है ह्यूमन ब्रेन का, डीप क्लेफ्ट डिवाइड करती है सेरेब्रम को लॉन्गिट्यूडनली, एक डीप सी क्लेफ्ट होती है, यानी कि डिवीजन होता है, मार्क होता है वहां पर डिवीजन का, जो 2 इक्वल हाफ्स में हमारे सेरेब्रम को डिवाइड करती है, विच आर टर्म्ड एज द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड होते हैं एक नर्व फाइबर के ट्रैक से, जिसको कॉर्पस कलोसम बोला जाता है। लेयर ऑफ सेल्स जो कवर करेंगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को उसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और वो एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। अरे यार देखो ना यहाँ पर ये जो आपको प्रोमिनेंट फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ योर ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स बच्चों, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है।
and the cerebral cortex is referred to as the gray matter due to its grayish appearance. grayish appearance क्यों था, इसके पीछे का रीजन है, लॉजिक है, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ. मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि तुम्हें पता है या नहीं. न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर. द अच्छा, न्यूरॉन सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेटेड हैं यहाँ पर, जिसके वजह से ये कलर मिल रहा है. इसके अलावा क्या हमने ग्रे और व्हाइट जैसा कुछ पढ़ा हुआ था? अगर पढ़ा है तो तुम लोग मुझे बताओगे. द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज जो हमारे सेंसेस को कंट्रोल करेगा, मोटर एरिया जो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, लार्जर रीजन्स दैट आर नीदर क्लियरली सेंसरी ना ही मोटर इन फंक्शन. दीज रीजन्स आर नोन एज एसोसिएशन एरियाज, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन है या फिर मेमोरी है, कम्युनिकेशन कराना है. फाइबर्स जो होते हैं ट्रैक्ट्स में वो कवर्ड होते हैं माइलिन शीथ से, जो कंस्टिट्यूट करता है इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. गिव्स ओपेक व्हाइट अपीयरेंस, ओपेक व्हाइट अपीयरेंस उस लेयर को, और इसीलिए हम उसे व्हाइट मैटर बोलते हैं. यही चीज मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी. कॉर्टेक्स और इनर जो हेमिस्फीयर का जो पार्ट है वो सेरेब्रम रैप करता है अराउंड अ स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं थैलेमस. एक छोटा सा ऑर्गन है ये वाला, ये पूरा सेरेब्रम है ना, इसको रैप कर रहा है चारों तरफ से. दिस इज थैलेमस. थैलेमस के जस्ट नीचे पाया जाता है हाइपोथैलेमस. थैलेमस विच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर सेंसरी और मोटर सिग्नल्स के लिए. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ये हमारे थैलेमस के बेस में लोकेटेड होता है. कंटेन करता है नंबर ऑफ सेंटर जो कंट्रोल करेगा हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे अर्ज फॉर ईटिंग यानी कि एक तरह से एपेटाइट, हंगर, ड्रिंकिंग. ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, जिसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोला जाता है. न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने? अगर नहीं पढ़ा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर देख, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कह रही, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर देख लेना. न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स 3 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन, है ना. तो विच सिक्रीट्स हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन. इनर पार्ट जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, और वो जो ग्रुप है एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स के साथ, लाइक एमिगडाला, हिपोकैम्पस एटसेट्रा. तो ये सब ना इमोशंस को कंट्रोल करने वाले स्ट्रक्चर्स है. एमिगडाला हो गया, हिपोकैम्पस हो गया, स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाले, लव को कंट्रोल करने वाले. दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस जिसके लिए एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल होता है. फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं बच्चों. अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस ये इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन. अभी मैंने तुम्हें जस्ट बताया, कोई भी एक्साइटमेंट है, प्लेजर है, रेज है, फियर है, मोटिवेशन है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दिस. नाउ बात करें अगर हम मिड ब्रेन की, तो ये लोकेटेड है थैलेमस हाइपोथैलेमस के बीच में ऑफ द फोर ब्रेन और पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन. तो जो फोर ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस थैलेमस वाला पार्ट है और हाइंड ब्रेन का जो पॉन्स वाला पार्ट है, उसके बीच में कहीं पर ये मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है. एक कनाल होती है जिसे हम सेरेब्रल एक्विडक्ट भी बोलते हैं. सेरेब्रल एक्विडक्ट यहां पर पाया गया, देखो, ठीक है, ये कनाल है. दिस इज द कनाल, दिस इज द कनाल, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज द मिड ब्रेन. तो कहीं ना कहीं ये पॉन्स और सेरेब्रम या फोर ब्रेन के बीच में कहीं पर प्रेजेंट है. ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड. पासेस थ्रू द मिड ब्रेन. डॉर्सल पोर्शन जो है मिड ब्रेन का यानी कि अपर पोर्शन, उसमें 4 स्वेल राउंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया बोला जाता है. एंड हाइंड ब्रेन कंप्राइज करता है पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला, और इसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोल सकते हैं. वेरी ऑब्वियस. पॉन्स कंसिस्ट करता है फाइबर ट्रैक जो इंटरकनेक्ट करेगा अलग अलग रीजन्स ऑफ द ब्रेन को. सेरेबेलम बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड सा सरफेस है जो प्रोवाइड करता है एडिशनल स्पेस बहुत सारे न्यूरॉन्स के लिए. मेडुला जो है ब्रेन का वो कनेक्टेड है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से. तो मेडुला कंटेन करता है सेंटर जो कंट्रोल करेगा रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन,
3 मेजर रीजन है जो ब्रेन स्टेम बनाते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टेम फॉर्म करता है कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, मैं स्लाइड चेंज कर देती हूँ और ये चैप्टर भी खत्म ही हो चुका है। ब्रेन स्टेम का कॉम्पोजिशन बताना है कि किन किन चीजों से हमारा ब्रेन स्टेम बना हुआ है, एंड ऑल्सो तुम्हें सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा के एक एक फंक्शंस बताने। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। एंड आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडे नाउ बच्चों। अच्छा, एक रह गया था तुम्हारा इम्पल्स जनरेशन वाला पार्ट, है ना। सी, इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्सेस जनरेट हो रही है। इस न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के थ्रू, फिर उसके एक्सॉन से दूसरे तीसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के थ्रू, ऐसे करके नर्व इम्पल्सेस जनरेट होता है। समटाइम्स देयर आर मोर देन वन neurons that are associated with the postsynaptic neuron. ठीक है, neuron is responsible for sending electrochemical signals around the body. These signals enable the body to detect and respond to stimuli from the outside world. Nerve signal जो है कंट्रोल करता है सारे बॉडी के फंक्शन, सेंसेशन, मूवमेंट, मेटाबॉलिक और डाइजेस्टिव प्रोसेस, एंड फिर वही सारी चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुकी हूँ। सो दिस इज ऑल बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारे होमवर्क जरूर बता देना, एंड आई विल पर्सनली लाइक ऑल द कमेंट्स जो भी मुझे पसंद आएगा, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।